हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रॉकेट से ही शुरुआत करते हैं, बट उस कॉन्सेप्ट को कई जगह कर लेते हैं। क्योंकि रॉकेट में क्या होता है, अंदर गैस होता है, गैस बाहर निकलती है तो उसका मास कम होता है, तो वेरिएबल मास है। तो स्टडी वहीं से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब रॉकेट ऊपर कर जाती है ना, तो जो गैस बाहर निकलती है तो मोमेंटम नीचे लेकर निकलती है। जितना मोमेंटम नीचे लेकर निकलती है उतना ही मोमेंटम वो ऊपर देता है। जब उतना मोमेंटम ऊपर देगा, रॉकेट ऊपर भागेगा। तो उसको हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। थ्रस्ट फोर्स, जब गैस नीचे निकलेगी तो रॉकेट पे थ्रस्ट ऊपर लगाएगी, और वो थ्रस्ट फोर्स उस रॉकेट के ऊपर को उड़ाएगा। ओके, कैलकुलेट करते हैं थ्रस्ट फोर्स को। रॉकेट है, इसमें गैस भरी पड़ी है। सपोज करो किसी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी भी है। किसी टाइम टी पे बात करो, वेलोसिटी भी है। इसके अंदर जो गैस भरी होगी, बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं। अगले टाइम टी प्लस डी टी पे इसमें से डीएम मास की गैस बाहर निकल गई। उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी आती है। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट के फ्रेम में इस गैस की वेलोसिटी है वी आर। तो डी टी इंटरवल में खूब ज्यादा गैस थोड़ी बाहर निकल जाएगी। डी टी इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, और उतने कम टाइम में कितना गैस बाहर निकलेगी, डीएम मास बाहर निकलेगी। और जब डीएम मास बाहर निकली तो इस रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, अभी इंक्रीज करेगी, v प्लस डी होगी। पहले वेलोसिटी v थी, तो डीएम मास के बाहर निकलने से वेलोसिटी डी भी इंक्रीज कर गई। गुड। अच्छा, इस रॉकेट का मास मान लो इस टाइम पे m था, तो डीएम मास बाहर निकल गया, तो कितना मास बचा, m माइनस डीएम बचा। अब मैं चाहता हूं कि क्या चाहता हूं कि इस गैस ने इस रॉकेट पे कितना फोर्स लगाया। इस गैस ने इस रॉकेट पे कितना फोर्स लगाया। अच्छा, गुड। तो चाहे तुम रॉकेट पे मोमेंटम चेंज लिखो, चाहे तुम इस डीएम मास पे मोमेंटम चेंज लिखो, आंसर तो सेम आएगा। एक्सेलरेशन पे आ रहा है, जितना ये रॉकेट गैस पे फोर्स नीचे लगाएगा, ये गैस उतना ही इस रॉकेट पे फोर्स ऊपर लगाएगा। चलो, तो इस डीएम मास से ही काम कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस डीएम मास से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि जितना फोर्स डीएम मास पे लगेगा नीचे, उतना ही डीएम मास लगाएगा ऊपर रॉकेट पे। तो रॉकेट पे फोर्स अगर नीचे लग रहा है गैस पे, इट इज F1, तो हम F1 क्या लिखूंगा, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम dt, dp by dt। मोमेंटम चेंज इज फोर्स। इसका मतलब इस गैस के पास मोमेंटम चेंज लिखना है, फाइनल माइनस इनिशियली। तो देखो, वेक्टर की तरफ से लिख लेते हैं, बाद में समझ में आ जाएगा सब। अच्छा, ये रिलेटिव वेलोसिटी वी आर है ना, इस गैस के पास रिलेटिव वेलोसिटी वी आर है, लेकिन मोमेंटम चेंज किसके रिस्पेक्ट में लिखना था, ग्राउंड फ्रेम में। हम लोग रियल फोर्स पता कर रहे हैं ना, तो ग्राउंड फ्रेम में मोमेंटम चेंज लिखेंगे, इजी टू हैंडल होगा, या किसी भी इनर्शियल फ्रेम से। तो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर किसके फ्रेम में है, रॉकेट के फ्रेम में है। तो इस पार्टिकल के पास नेट वेलोसिटी ऊपर की ओर ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, जब इस रॉकेट की वेलोसिटी को तुम इसमें जोड़ दोगे, मतलब v प्लस डी भी माइनस वी आर के बराबर मोमेंटम वेलोसिटी होगी किसके पास, डीएम मास के पास ऊपर की ओर। भाई वी आर से निकल रहा है, रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसमें से इसे घटा दो, आगे वेलोसिटी। ये मतलब कि सर तो आप गैस के ऊपर भगा रहे हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, तो धरती पर खड़ा होकर देखो तुम लग रहा है ऊपर है। हाँ, एरोप्लेन को खूब तेज भाग रही है, उससे देखो तो लगेगा कि वो नीचे जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से। वो तेज होगी तो नीचे जाता नजर आएगा, उसकी स्पीड कम होगी तो ऊपर जाता नजर आएगा। तो इससे मत घबराना कि सर गैस क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नहीं जा सकती। तो पार्टिकल डीएम मास की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आ गई। और ये जो डीएम मास था पहले इसके अंदर था, इस रॉकेट के अंदर था, रॉकेट के अंदर टी टाइम पे था, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, बी थी। इसका मतलब इस डीएम मास के पास जो अंदर डीएम मास, अरे पहले डीएम मास अंदर था, बाद में बाहर निकल गया, तो जो डीएम मास अंदर था उसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, बी थी। इनिशियली बी थी ना, इनिशियली बी थी। देखो, और फाइनली जब बाहर निकली तो वेलोसिटी इतनी होगी। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम यहां से आएगा, इनिशियल मोमेंटम यहां से आएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, डीएम इंटू वी प्लस डी वी माइनस वी आर
माइनस इसका मतलब घटा है, तो v इंटू डी एम घटा दो, डिवाइड बाई डी टी। अब तुम कल्पना करके देखो, ये जो v डी एम है और ये जो v डी एम आएगा, इस v से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक बन गया क्या, डी एम इंटू डी वी माइनस वी आर एंड डिवाइड बाई डी टी, बन गया। गुड। अगर ये बन गया तो देखो ये dv इज वेरी वेरी स्मॉल, dv इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू vr। जो vr होता है वो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये जो चंद्रयान वगैरह थे ना, उसमें 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, रिलेटिव स्पीड गैस की। इतना तेज गैस बाहर निकलती है तब जाकर थ्रस्ट ऊपर पर लगता है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेट से बाहर निकले ना, तो रॉकेट उड़बे ना करे, अपने ही वेट की वजह से वहीं पर आराम करता रहे, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। इतना तेज बाहर निकलेगा, थ्रस्ट इतना तेज लगता है रॉकेट पर। ठीक है, तो तुम भी पढ़ाई करो, तो साइंटिस्ट बनो, कुछ करो, मर जाओगे दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला। तो ये डीवी का, डीवी इज द वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जबकि वीआर तो 1000 है। तो इस वीआर को इस डीवी में जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो डीवी इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वीआर, तो हटा दो इसको। ठीक है, बन गया माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, बन गया। तो थ्रस्ट फोर्स जो रॉकेट गैस लगा रही है उसकी वैल्यू है माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। ठीक है, तो ये गैस भी इस रॉकेट पे कितना फोर्स लगाएगी, तो इतना ही लगाएगी। अच्छा, माइनस साइन क्या बता रहा है, नीचे को, गैस पे नीचे को, तो रॉकेट पे उतना ही ऊपर को लगेगा। तो मैं अलग से इस स्टेटमेंट को नोट कर सकता हूं, ठीक है, ध्यान रखने के लिए। ठीक है, ये कि अगर रॉकेट ऐसा है, और सिर्फ रॉकेट पे नहीं, किसी भी वेरिएबल मास सिस्टम पे, उससे गैस अगर बाहर को निकल रही है, ठीक है, तो इस गैस पे जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर को काम कर रहा है, द नोन एज थ्रस्ट फोर्स, दिस इज इक्वल टू वी आर डी एम बाई डी टी, वी आर डी एम बाई डी टी, where VR is the relative velocity of ejecting या collecting, बाद में बताऊंगा collecting का मतलब क्या है, mass with respect to rocket या surface at which collecting लिख लो, बाकी क्वेश्चन की तरह समझा दूंगा। बियर है तो जिस सरफेस से बाहर निकल रहा है या जिस सरफेस से पड़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो जो मास निकल रहा है आ रहा है उसकी वेलोसिटी है बियर। और डीएम बाई डी क्या है, इट इज रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ मास ऑफ रॉकेट या सरफेस जिसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, और एक और बात, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए और बातों को क्लियरली समझने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये फॉर कैलकुलेशन वी यूज मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स और इसका डायरेक्शन कि वो किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, एक कॉमन सेंस से समझते हैं। एंड डायरेक्शन is observed by direction is decided by common sense। if you have कॉमन सेंस सबके पास होता है, वो एज के साथ साथ कॉमन सेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब क्या है यार, अब देखो एक स्पेशल क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं।
एकदम ध्यान रखना, इस पे बेस्ट क्वेश्चन अक्सर पूछता है, मेंस पे तो खूब पूछता है। ये है अंडर ग्रेविटी रॉकेट मोशन। अंडर ग्रेविटी रॉकेट का मोशन, ठीक है। तो रॉकेट का मास धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा जब रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। तो मान लिया रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी यू था, सपोज करो टी बराबर 0 सेकंड पे रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी यू था, मान लो ये रॉकेट उड़ रही थी, तब तक तुमने स्टॉप वॉच ऑन किया। अरे यार, तो तुम बताए नहीं, पता नहीं कैसे मेरे फ्रेंड हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो तुमने इतना लेट करके बताया, तब तक उसकी स्पीड आ गई थी, तो मेरे लिए इनिशियल स्पीड क्या होगा, यू होगा। उसके बाद अब स्टॉप वॉच चलना शुरू किया तो रॉकेट तो भाग ही रहा है, तो किसी टी टाइम पे उसकी स्पीड निकालनी। तो मान लो जिस वक्त तुमने स्टॉप वॉच ऑन किया उस वक्त इस रॉकेट का मास m0 है, इनिशियल स्पीड u है, और जो रॉकेट से गैस बाहर को निकल रही है वो म्यू है। म्यू इज द dm/dt। अब क्वेश्चन दिया है कि कांस्टेंट है, नहीं dm/dt कांस्टेंट नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। नहीं, रॉकेट से जो गैस बाहर को निकल रही है वो कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से निकल रही है, कांस्टेंट से निकल रही है। तो पूछा जाता है कि टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी बताइए। तो मैंने मान लिया कि किसी टी टाइम पे सपोज करो इस रॉकेट का मास m हो जाता है, तो रॉकेट पे थ्रस्ट फोर्स काम करेगा ऊपर की ओर कितने का, v रिलेटिव dm/dt, v रिलेटिव dm/dt काम करेगा। और रॉकेट का वेट भी होगा mg के बराबर, हवा में है, हवा में है तो mg नीचे टी टाइम पे, क्योंकि मास तो m0 नहीं रहेगा, मास चेंज हो गया होगा, तो mg थ्रस्ट फोर्स ऊपर v dm/dt। तो इस रॉकेट पे नेट फोर्स कितना आएगा, द नेट फोर्स इज इक्वल टू vr dm/dt माइनस mg, ये नेट फोर्स आ गया। बट नेट फोर्स पता कितना होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर की ओर। एक खासियत है इसमें, देखना vr तो मैग्नीट्यूड है, ये जो vr है ये vr तो मैग्नीट्यूड है, और dm/dt क्या है, रॉकेट का मास का घटना है, क्योंकि m का डिफरेंशिएशन है ना, m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ रॉकेट, देन dm/dt इज व्हाट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, इसलिए यहां पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ताकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाए। ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, dm/dt निगेटिव है, vr पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, पॉजिटिव बन गया, ये पूरी पॉजिटिव है, माइनस mg, अब ये पॉजिटिव आएगा। तो इस माइनस में समझना कि ये निगेटिव है बेसिकली। आ गया f, नेट फोर्स इतना बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इसलिए। अब मैंने क्या किया, m से डिवाइड कर दिया नीचे यहाँ पे, dt इधर भेज दिया, तो बनेगा माइनस vr dm/m, m से m कटेगा यहाँ से, बनेगा माइनस g इंटू dt, dt भी इधर भेज दिया, इक्वल्स टू ये बनेगा dv/dt है ना, यहाँ पाएगा dv/dt, तो dt से dt कट जाएगा, m को मैंने इधर डिवाइड कर दिया तो dm/m बनेगा, m यहाँ से m कट करेगा तो g बनेगा, तो dt को इधर भेज दिया। और इसको ऐसे लिख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो m dv/dt लिख देना, और dt को इधर भेज देना और m को इधर भेज देना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे, देखो जब टाइम जीरो था तो इनिशियल स्पीड u थी, इनिशियल मास क्या था m0, और जब टाइम t है तो फाइनल वेलोसिटी v है, और फाइनल मास क्या है m है, t टाइम का मास m है, तो इससे क्या बनेगा माइनस vr ln m/m0 आएगा लिमिट से, बनेगा माइनस gt, इससे क्या बनेगा v माइनस u। तो यहां से अगर मैं इधर भेज दूं तो मैं यहां लिखूंगा v इज इक्वल टू u प्लस आ जाएगा, और इसको अगर इस लिमिट को मैं उल्टा कर दूं, m0 ऊपर m को नीचे कर दूं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा u प्लस vr ln m0/m बनेगा माइनस gt बन जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन रॉकेट प्रोपल्शन, हमेशा पूछा जाता है, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, vr is the relative velocity of gas with respect to rocket, m0 is the initial mass of rocket, m is the final mass of object at time t, and minus v is the g, t is the time. So v is what, v is the velocity of rocket at time t, m is the mass of rocket at time t, m0 is the mass of rocket initially, vr is the velocity of gas ejecting out from the rocket, u is the initial speed of rockets। लेकिन ये तभी वैलिड है फॉर्मूला when
VR is constant. रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। ये आपको रटे रहना। अब इससे बेस होकर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन नहीं रहता है कि रॉकेट। सर एक बार ये फोर्स की इक्वेशन बता दीजिए एक बार। कौन सा? ये इसलिए निगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे क्योंकि हाँ सर। डीएम बाई डी क्या है? निगेटिव है ना। डीएम बाई डी क्या है? ये निगेटिव क्वांटिटी है। वी आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो निगेटिव हो जाएगा, जबकि कायदे से इस रॉकेट पे नेट फोर्स होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर की ओर। और ये खुद ही निगेटिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक माइनस साइन आगे लगाना पड़ेगा ना, ताकि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके जो माइनस बन रहा है उस माइनस के प्लस बना दे, ताकि पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाए और ये निगेटिव घटे तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। बताओ सर, तो अपने आप से लगा देंगे। अरे क्यों नहीं? फोर्स बैलेंस होगा यार। चलिए ठीक, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये जो डीएम बाई डी टी है ये बेसिक निगेटिव क्वांटिटी है कि नहीं? ये क्या है? एम इज द मास ऑफ रॉकेट। रॉकेट का मास घट रहा है। अगर मान लो तुम इक्वेशन लिखो y बराबर x लिख रहे हो और तुम्हें पता है कि y को पॉजिटिव आना है और तुम्हें पता है कि x नेगेटिव है, तो बैलेंसिंग हो ही नहीं सकता ना। तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, प्लस प्लस आना चाहिए, माइनस वाला माइनस आना चाहिए। कंफर्म? माइनस लिखना पड़ेगा। ओके सर। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक रॉकेट है, ग्रेविटी में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। जो गैस बाहर को निकल रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 10³ किलोमीटर पर सेकेंड। टी बराबर 0 पे गैस का मास 100 kg है और 20 kg गैस इजेक्ट हो रही है पर सेकेंड। पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वेलोसिटी बताइए। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड बताइए रॉकेट का कितना होगा थ्रू आउट द मोशन। देखो कुछ नहीं, अंडर कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट आ रहा है, तो सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे क्या? v = u प्लस बी रिलेटिव ln m0/m माइनस gt लिखेंगे। इनिशियल स्पीड 0 प्लेस करोगे, क्यों? क्योंकि जब नई इंफॉर्मेशन है तो रेस्ट शुरू हो रहा है। बी रिलेटिव किसके बराबर है? 10³ है। m0 किसके बराबर है? 100। इनिशियल t बराबर 0 पे मास 100 है और मास बाकी किस टाइम पे? 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे कितना मास बचा होगा? तो अगर इनिशियल मास 100 है तो 2 सेकंड में कितना बचा होगा? अगर 1 सेकंड में 20 kg मास बाहर निकल रही है, इजेक्टिंग मास पर सेकंड इज 20 kg, तो 2 सेकंड में कितना निकल गया मास बाहर? 40 kg बाहर निकल गया। तो कितना मास बच गया भाई? 100 था तो 100 माइनस 40, 60 kg मास बच गया। ये रॉकेट का मास होगा 2 सेकंड पे। उठा के वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा इसमें। तो बनेगा u0। अब हियर क्या है? 10³ ln 100/60 माइनस g क्या है? 10 और टाइम क्या है? 2 सेकेंड। तो वैल्यू क्या आ गई? 10³ ln 5/3 माइनस 20। तो दिस वन इज आंसर। ठीक है, हालांकि 20 अगर नेगलेक्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे मिलेंगे जिसमें पूछेगा तो आप ऐसे आंसर इसको करेंगे। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इस पे कल करेंगे। ये है सर Vmax कैसे आया था? ओके, भूल गया। Vmax कैसे आएगा? Vmax कैसे आएगा? जब तक गैस बाहर को निकल रही होगी तब तक स्पीड बढ़ेगी। गैस का बाहर निकलना जब बंद हो जाएगा तो स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें पता, इसमें दिया गया होता है बेसिकली कि रॉकेट का मास कितना, रॉकेट का जो लोहे वाला पार्ट है, लोहे वाला पार्ट उसका मास कितना है, मतलब गैस के अलावा रिमेनिंग पार्ट का मास कितना है। तो ये इसको देना पड़ेगा। तो इससे मान लो जो गैस है ये अलग से इसको देना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं दिया था। मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस इनिशियली इज 60 kg। 60 kg मास है इनिशियली गैस का, और 100 kg टोटल मास है। इसका मतलब कितना मास फाइनली बचेगा? 40 kg बचेगा। 60 kg निकल जाएगा तो जब मास 40 kg होगा उस समय पे इस रॉकेट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब हम इसी को सॉल्व करेंगे
तो भी मैक्स केस में जो तुम m प्लेस करोगे ना, m प्लेस करोगे m, वो m क्या लिखोगे 40 kg। और टाइम कितना लिखोगे, टाइम 60 kg गैस को बाहर निकालना है और निकल रहा है 20 kg पर सेकेंड की स्पीड से, तो 3 सेकेंड। इसका मतलब इस रॉकेट की स्पीड मैक्सिमम का होगा 3 सेकेंड पे मैक्सिमम स्पीड आएगी। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, यही फॉर्मूला, बट ये 10⁻³ बनेगा ln 100/40 माइनस g की 10 और टाइम जब क्या लिखोगे 3 लिखोगे विद द मैक्सिमम स्पीड। कुछ समझ में आया? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो जरूरी थोड़ी हमेशा लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम है, हमेशा कभी मतलब वेरी कर सकता है ना। वैसे मान लो क्वेश्चन वेरी करता है, क्वेश्चन में देता है कि जो मास वेरी करता है, पहले इसका आंसर बता दो मैक्सिमम स्पीड की, तो v मैक्स क्या आएगा, दिस वन इज 10⁻³ ln 100/40 माइनस g कितना 10 इंटू टाइम कितना 3 सेकेंड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। अब देखो कभी क्वेश्चन कहता है कि जो गैस निकल रहा है वो बाहर की ओर वो वेरिएबल रेट से निकल रहा है, ठीक है, तो बताइए, तो उस केस में तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि चाहे वेरिएबल रेट से निकल चाहे किसी से, इससे मतलब नहीं है। इस फॉर्मूले को लगाते समय क्या कांस्टेंट होना चाहिए, सिर्फ वी कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी तो किसी से मतलब नहीं है। तो तुम्हें बस मास का आइडिया होना चाहिए कि t/0 पे पूरे का मास कितना है। तो तुमको किसी साइंटिस्ट ने कहा दिया, देखो मैंने रॉकेट दिया है, इसमें अभी जो मास है वो 100 kg है टोटल मास गैस उसको मिला के, और जब इस पूरे सिस्टम का मास 40 kg हो जाता है तब इसकी स्पीड बताइए। इसे प्लेस कर दो फॉर्मूले में, बस टाइम की दिक्कत आ जाएगी कि कितना टाइम लगा वहां तक जाने में। तो क्या फर्क पड़ता है भाई, ये जो डेटा है, ये जो वैल्यू है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस वन, नेग्लेक्ट दिस। इसीलिए जब रॉकेट ऊपर को उड़ रहा होता है तो हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज बढ़ रही होती है कि ग्रेविटी क्या कर रहा है उसका मतलब ही नहीं। रॉकेट का जो एक्सेलरेशन होता है, खुद का एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन 10 है उससे वेरी हाई होता है, नेग्लेक्ट जी। तो आंसर आ गया इतने। अब आ गया ना वी आर, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, इसका मतलब एक फॉर्मूला आ जाएगा वी आर ln m not upon m। एक्चुअली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, तो अगर नहीं 0 मानते हो तो यू जोड़ दो, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी दिस इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू g, तो कोई नीड ही नहीं। तो इससे मतलब ही नहीं है कि रॉकेट से गैस वेरिएबल रेट से निकल रहा है कि किस रेट से निकल रहा है, बस मास पता होना चाहिए इनिशियल कितना है और फाइनल मास कितना है। वो तुमको प्रैक्टिकल करते समय बता देगा एक्सपेरिमेंटर, देखिए देखो गैस भरा हूं 10 kg का, अब बाकी सब मासेस हैं, तो वही पड़े रहेंगे, गैस निकल गया, पता चल गया कि वेलोसिटी कितनी आएगी। तो साइंटिस्ट जान जाते हैं कि गैस किसी भी रेट से बाहर निकले, क्या फर्क पड़ता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी उनको आइडिया है, क्योंकि जीटी का कोई मतलब ही नहीं है। और वीआर जितना ज्यादा करोगे, वीआर जितना ज्यादा रखोगे उतना ही फाइनल स्पीड ज्यादा आएगी। तो गैस जितना तेज बाहर निकलेगी उतना ही ज्यादा स्पीड आएगी। तो इसका मतलब साइंटिस्ट को क्या पता होना चाहिए कि गैस किस रेट से, गैस किस रिलेटिव वेलोसिटी से बाहर निकल रही है, ये पता होना चाहिए बस। बाकी जितना ज्यादा अंदर गैस होगा उतनी ज्यादा स्पीड आएगी फाइनली। गैस कम रखोगे स्पीड कम आएगी। हाँ, गैस कम रख के अगर स्पीड तुम्हें बढ़ानी है तो तुम्हें वीआर बढ़ाना पड़ेगा, खूब तेज गैस बाहर निकले, कमी गैस खूब तेज, तो बहुत ज्यादा तेज स्पीड गेन करेगी। इसीलिए आजकल जो रॉकेट बनाए जाते हैं उसमें स्पेशली किसका ध्यान रखा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टिंग आउट फ्रॉम रॉकेट। तो जो कंट्री ज्यादा तेज रेट से गैस बाहर निकाल सकती है उस कंट्री का रॉकेट जल्दी ही एक स्पीड गेन कर लेता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं कि एक रॉकेट है जिसका मास 10⁻4 kg है एंड रेट ऑफ इजेक्टिंग गैस इज 100 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है कि रेट ऑफ इजेक्टिंग गैस इज 100 kg पर सेकेंड। फाइन, पहला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस सो दैट रॉकेट कैन फ्लाई एट t/0। तो ये जो गैस बाहर निकल रहा है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये रॉकेट तुरंत उड़ सके। और सेकेंड क्वेश्चन अभी मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस रॉकेट की वीडियो बनाओगे, इसका वेट किधर दिखाओगे, नीचे का। वेट कितना है 10⁻4 g बनेगा, वेट इतना बनेगा। और थ्रस्ट फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर की ओर, और वो कितना होगा VRdm/dt लिखोगे। अब इनिशियली ही रॉकेट उड़ जाए इसके लिए क्या होना चाहिए, थ्रस्ट फोर्स उसके वेट के बराबर आना चाहिए। तो थ्रस्ट फोर्स क्या है VRdm/dt एंड दिस वन इज इक्वल टू वेट 10⁻4 g। और dm/dt कितना है
100 kg पर सेकेंड है, तो प्लेस करो dm by dt पे 100, ये 10 का पावर 4 इंटू जी 5 बनेगा, तो यहाँ से भी रिलेटिव क्या आ गया 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर गैस बाहर को निकलती है तो रॉकेट इनिशियली सरफेस को छोड़ देगा। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे रहता है कि इफ रिलेटिव वेलोसिटी वी आर इज 100 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, then finds time when rocket start rocket leave the surface, rocket start नहीं, rocket leave the surface, leave surface। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब देखो बात है कि स्पीड 10 का पावर 3 थी तो तुरंत छोड़ दिया, ये तो 10 का पावर 2 है, मतलब तुरंत नहीं छोड़ेगा, वेट ज्यादा होगा, थ्रस्ट फोर्स कम लगेगा, वेट ज्यादा है नीचे को और थ्रस्ट कम लग रहा है, तो कैसे छोड़ेगा, इसका मतलब अब उसमें से गैस बाहर निकलेगी, जब गैस बाहर निकलेगी तो रॉकेट हल्का होगा, फिर रॉकेट का वो मास आएगा जिससे वेट कम हो जाएगा और थ्रस्ट फोर्स उसके बराबर हो जाएगा, रॉकेट सरफेस छोड़ देगा। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप इस सारे कैलकुलेशन में एक चेंज करेंगे, यहाँ पे बताता हूं, देखिए भी रिलेटिव कितना है 10 का स्क्वायर, तो भी रिलेटिव डीएम बाई डी, थ्रस्ट फोर्स mg बराबर कर दो, इसको लिख लो mg, दिस वन इज mg। अब भी रिलेटिव डीएम बाई डी इसके बराबर हो गया, अब 10 स्क्वायर और डीएम बाई डी किसके बराबर है 10 स्क्वायर, मास m और g कितना है 10, इससे मास क्या आ गया 10 का पावर 3 kg, यानी जब रॉकेट का मास 10 का पावर 3 kg होगा तब जाके रॉकेट सरफेस पे छोड़ेगा। इसका मतलब कितना मास बाहर निकलना है, इनिशियल मास 10 का पावर 4 था, और कितना मास बाहर निकल जाए, और कितना मास बचा रहेगा 10 का पावर 3, इतना मास बाहर, अगर 10 पावर 4 माइनस 10 पावर 3 मास बाहर निकल जाता है तब वो रॉकेट सरफेस को छोड़ेगा। और पर सेकेंड कितना मास बाहर निकल रहा है 10 स्क्वायर, तो कितना टाइम लगेगा इतने मास को बाहर निकलने में, तो 10 का पावर 4 माइनस 10 का पावर 3 एंड डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, इससे कितना आ गया 100 माइनस 10, इट इज 90 सेकेंड। तो जब गैस निकलना शुरू करेगी तो उसके 90 सेकेंड बाद रॉकेट क्या करेगा सरफेस को छोड़ेगा, क्योंकि उस समय 90 सेकेंड के बाद ऐसा होगा कि रॉकेट का जो वेट है वो थ्रस्ट फोर्स से बैलेंस होगा, और उसके बाद क्या होगा हल्का से मास और निकला तो रॉकेट मास कम हो जाएगा, रॉकेट सरफेस छोड़ के चला जाएगा। ओके, तो हमने रॉकेट पे बेस होकर क्वेश्चंस कराए, अब हम लोग क्या करेंगे बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर बताता हूँ।